हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपके क्लास 10th के 19th चैप्टर को पूरा कंप्लीट। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने इस हाफ ऑफ द चैप्टर को इसके ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था और बाकी के हाफ चैप्टर को हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स यानी कि NAM। यहाँ पर हम जानेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियोस में भी कहा कि कैसे 1950s के बाद वर्ल्ड 2 अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ चुका था, 2 अलग अलग आइडियोलॉजिकल और मिलिट्री कैंप्स में बढ़ चुका था। यानी कि ये 2 अलग ग्रुप्स में बढ़ चुका था, जो कि थे USA और USSR। तो यहाँ पर जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उस टाइम के, उन सारी कंट्रीज पर एक काइंड ऑफ प्रेशर बना हुआ था कि वो किसकी साइड चूज करना चाहते हैं, और अगर वो किसी एक भी ग्रुप की साइड चूज करते तो दूसरी साइड के लोग ऑटोमेटिकली उनके एनिमीज बन जाते। तो अब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज पहले ही अपनी पॉवर्टी और अपनी इनइक्वालिटी वगैरह से जूझ रहे थे, ऊपर से उनके ऊपर ये प्रेशर आता जा रहा था कि वो लोग किसे चूज करेंगे। तो इसे देखते हुए इन लोगों ने यहाँ पर एक न्यू वे निकाली इन दोनों भी ग्रुप से बचने के लिए, और वो वे था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। NAM जैसे एक ऑल्टरनेटिव वे बन गया उन सभी इंडिपेंडेंट नेशंस के लिए जो कि दोनों कैंप्स में से किसी एक को चूज करके दूसरे को अपना एनिमी नहीं बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर 1955 में हुई बैंडंग कॉन्फ्रेंस, जो कि इंडोनेशिया में हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में ही NAM की फाउंडेशन हुई, और साथ ही में उस टाइम पर उसे 29 नेशंस ने अटेंड किया था, और कुछ लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नसीर और जोसेफ ब्रोस, ये 3 लीडर्स ने यहाँ पर NAM की फाउंडेशन में एक की रोल प्ले किया है। और साथ में NAM का यहाँ पर एम था सभी कल्चरल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इम्प्रूव करना, और साथ ही में उसे प्रमोट भी करना सारी की सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, जो आगे चलकर कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी बदल गया। फर्स्ट NAM समिट यहाँ पर हुई थी यूगोस्लेविया में इन द ईयर 1961 विथ 25 मेंबर्स, लेकिन जब 2012 में NAM के मेंबर्स अगर हम देखते हैं तो अब वो 120 मेंबर्स हो चुके थे, और साथ में 17 ऑब्जर्वर्स भी इनके पास थे। अब आप पूछेंगे कि ऑब्जर्वर्स का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 17 ऐसे मेंबर्स थे जो कि टोटली NAM का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो कोई बाहर के लोग भी नहीं थे। ऐसा था कि ये लोग NAM को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ये लोग सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे और एक डिसीजन बनाना चाहते थे कि वो लोग NAM में ज्वाइन करें या फिर नहीं। NAM सभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के कोऑपरेशन को प्रमोट करता था, और साथ में इन दोनों कैंप्स के बीच में जितने भी कोल्ड वॉर्स हुआ करते थे उनमें सभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के इन्वेजन को भी रोक देता था, यानी कि प्रिवेंट करता था। और इन NAM ने काफ़ी सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज की हेल्प भी की है कि वो लोग इन दोनों सुपर पावर से नेगोशिएट कर पाए और साथ में कुछ एड और हेल्प यानी कि सपोर्ट ले पाए। और साथ में NAM को काफ़ी सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ा। फर्स्टली यहाँ पर USSR का जब सोवियत इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान पर, और उस पर NAM ने कुछ भी नहीं किया था, तो उससे USA को ऐसा लगने लगा था कि NAM ज़्यादातर USSR के ही साइड पर है। और साथ में NAM फेल हो गया था खुद ही के मेंबर्स यानी कि ईरान और इराक के वॉर को रोकने में भी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने लिमिटेशंस के बाद भी NAM ने कई सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक इंडिया की हेल्प भी की है कि वो लोग इस डिवाइडेड वर्ल्ड में भी अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स। वेस्टर्न एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट ने भी यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस किया है, और यहाँ पर ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स इनके अरब्स और ज्यूइश के बीच होते थे, और इनका कॉन्फ्लिक्ट्स का मेन रीज़न हुआ करता था पैलेस्टाइन। तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले पैलेस्टाइन जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर हुआ करता था, जहाँ पर अरब्स रहा करते थे। तो लेकिन ज्यूइश का मानना ये था कि ये उनकी एंसेस्ट्रल लैंड है, यानी कि ये लैंड उनके एंसेस्टर्स की है, यानी कि यहाँ पर इनके एंसेस्टर्स कभी रहा करते थे। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया है कि यूरोप में कैसे ज्यूइश के साथ अत्याचार हुआ करता था और कैसे नाजी पार्टी उनके साथ बिहेव किया करती थी। तो यूरोप में अपने खुद के साथ इतना अत्याचार होता हुआ देखकर यहाँ पर अपनी लैंड को रिक्लेम करने के लिए सारे ज्यूइश लोगों ने ज़ायनिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। और 1945 के बाद में सारी जितनी भी वेस्टर्न पावर्स हैं
सभी वेस्टर्न पावर्स ने इनके इस ज़ायनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट भी किया और इनकी होमलैंड की डिमांड को भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और 1947 में इसी के चलते यूएन ने यहाँ पर पैलेस्टाइन को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसी के साथ यहाँ पर इसराइल की फॉर्मेशन हुई, लेकिन अरब्स इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा वर्स होता चला गया जब पैलेस्टाइन के लोगों को खुद की ही लैंड से निकलकर अरब कंट्रीज़ में जाकर एज ए रेफ्यूजी रहना पड़ रहा था। और इसी के साथ यहाँ पर जितनी भी ऑयल रिजर्व्स हैं उनकी डिस्कवरी भी हो गई इस लैंड पर। तो इससे इस बात ने काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज़ का अटेंशन भी यहाँ पर खींच लिया था। और हमारे जो भी 2 पावरफुल नेशंस हैं यानी कि जो सुपर पावर्स हैं उनका यहाँ पर कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये सुपर पावर्स में से दोनों ही कंट्रीज़ अपनी पावर इस लैंड पर एग्जीक्यूट करना चाहती थी। वो लोग इस लैंड को अपने अंडर लेना चाहते थे। तो इसीलिए सिचुएशन यहाँ पर और ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी। सभी अरब्स को यूनाइट करने के लिए यहाँ पर इजिप्शियन प्रेसिडेंट जमाल अब्देल नासिर ने एक फिदायिन्स नाम की सुसाइड स्क्वाड बनाई अगेंस्ट इसराइल, जिसके जवाब में यहाँ पर 1956 में इसराइल ने भी इजिप्ट पर अटैक कर दिया, जिसके ये अटैक हुआ था वेस्टर्न सपोर्ट की वजह से। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को इस अटैक को विड्रॉल करना पड़ा जब यहाँ पर दोबारा से यूएसए और यूएसएसआर का इन्वेजन हो गया। और फिर 1967 में अरब्स ने यहाँ पर फिर से इसराइल पर अटैक किया और इसराइल ने यहाँ पर काउंटर अटैक भी अपना यहाँ पर दोबारा से किया था, डिस्ट्रॉइंग इजिप्ट्स एयरफोर्स। और इजिप्शियंस की सारी एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ पर इसराइल ने गाज़ा, गोलन हाइट्स और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा कर लिया था। और यूएन के कई सारे रेजोल्यूशंस आने के बाद भी यहाँ पर इसराइल ने इस लैंड को रिटर्न करने से रिफ्यूज़ कर दिया और वो लोग इसे बफर जोन कंसिडर करने लगे। मीनवाइल यहाँ पर पैलेस्टाइन में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1964 में, ताकि वो लोग अपनी लॉस्ट लैंड को वापस से रीगेन कर सके पीसफुली। लेकिन जब 1967 में यहाँ के लीडर यासिर अरफात नाम का एक पर्सन में यहाँ का लीडर बन चुका था, जिसके बाद इनकी फोर्स की सारी दशा ही चेंज हो गई, यानी कि लीडिंग टू प्लेन हाईजैकिंग्स और 1972 मुनिक ओलंपिक अटैक। अब इसराइल ने भी इसी अपने सारे के सारे फर्दर होने वाले मिलिट्री अटैक्स को इन्हीं अटैक्स का यूज करके जस्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया था। रीजन में कॉन्स्टेंटली वॉर्स और टेररिज्म हुआ करता था और पीएलओ भी यहाँ पर कॉन्स्टेंटली डिफरेंट अटैक्स किया करता था, जहाँ पर लेकिन बाद में यासिर अरफात ने अपने टेररिज्म को छोड़कर पीसफुल वेज को अपनाने के बारे में सोचा, जिसके बाद उसने सारे अपने टेररिज्म को छोड़ दिया और पीसफुल सॉल्यूशंस को ऑप्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके साथ ही इसने अपने साथ इसराइल को भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लिया था और पैलेस्टाइन के सेल्फ रूल के ऊपर इसराइल के साथ नेगोशिएट करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंडर इसराइल ने भी इस बात पर एग्री किया था कि वो लोग इसके बाद वेस्ट बैंक पर से अपना कंट्रोल विड्रॉ कर लेंगे और साथ ही वहाँ के सारे अरब्स को वोटिंग राइट्स भी ग्रांट करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसराइल अपनी एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पाया और साथ में इसराइल ने अपने अटैक्स को भी करना जारी रखा था। कई सारे नेशंस ने यहाँ पर पीएलओ को अब इस पैलेस्टाइन का एक रिप्रेजेंटेटिव मानना स्टार्ट कर दिया था, जिसका प्रेसिडेंट वो लोग अरफात को मानते थे। लेकिन अरफात की तो यहाँ पर फ्लू फीवर की वजह से 2004 में डेथ हो गई, लेकिन पैलेस्टाइन के लोग आज भी अपने होमलैंड के लिए हार्श कंडीशंस में सफ़र कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में यूएस का इसराइल के अनफेयर रूल्स को सपोर्ट करना लोगों को गुस्सा दिला रहा था और साथ में यहाँ पर यूएस ने इनके काफ़ी सारे रूलर्स को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था ऑयल पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए, ताकि ऑयल से आने वाले सभी बेनिफिट्स को ये लोग ले सके। लेकिन यहाँ पर कॉमन पीपल ये चाहते थे कि ये सारे बेनिफिट्स ऑयल से जितना भी यानी कि पैसा वगैरह आता है ये सब कुछ पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली 1968 में सद्दाम हुसैन ने यहाँ पर इराक में पावर अपने हाथ में ली, अपने आइडियाज अरब नेशनलिज्म और सोशलिज्म के साथ, जिसके अंडर यहाँ पर ऑयल का पूरा कंट्रोल इन लोगों ने ले लिया, जिससे कि ऑयल से जितने भी बेनिफिट्स आते थे उसका सारा बेनिफिट्स पब्लिक को मिल सके, उससे पब्लिक वेलफेयर हो सके। और सिमिलरली ऐसा चेंज यहाँ पर लिबिया में भी आया था, लेकिन ये रूलर्स जो थे वो ज़्यादातर डिक्टेटर टाइप के रूलर्स थे और ये लोग अपने ऑपोजिशन को यहाँ पर टिकने नहीं दिया करते थे और अपने ऑपोजिशन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे। अब धीरे धीरे यहाँ पर एंटी यूएस मूवमेंट्स होने लगे
और साथ में 1978 में ईरान ने अपने यूएस बैक्ड किंग यानी कि वो किंग जिसे यूएस से सपोर्ट मिल रहा था उसे रिमूव कर दिया और अपने जितने भी अपना यहाँ पर एक शिया इस्लामिक स्टेट को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। और सिमिलरली यहाँ पर अफगानिस्तान के तालिबान में भी स्ट्रिक्ट इस्लामिक स्टेट बनना स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ यहाँ पर काफ़ी सारे माइनॉरिटीज़ का फ्रीडम तो जा चुका था। और 21st सेंचुरी में इसी पब्लिक के एंगर की वजह से टेररिज्म होना स्टार्ट हो चुका था और टेररिस्ट ने प्लेन्स को हाईजैक करके 2001 में यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक भी किया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान और इराक में आगे चलकर वॉर्स भी होने लगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पीस मूवमेंट्स, कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। 1985 से 1991 के बीच दोनों कैंप्स यानी कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों को काफ़ी ज़्यादा पब्लिक प्रेशर फेस करना पड़ रहा था अपने न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट और साथ में न्यूक्लियर आर्म्स की इस रेस को रोकने के लिए। और जब मिखाइल गोर्बाचोव यहाँ के यूएसएसआर के लीडर यानी कि प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इस अपने ग्लासनोस्ट यानी कि ओपननेस और पेरेस्ट्रोइका जैसे रिफॉर्म्स को स्टार्ट किया अपनी कंट्री की इकोनॉमी और वेस्ट के साथ के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। और साथ में एट द सेम टाइम यहाँ पर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे यहाँ पर भी धीरे धीरे यहाँ के लोग भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर रहे थे अपने फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए। और जैसे जैसे लोगों के प्रोटेस्ट बढ़ते चले गए तो यहाँ पर उनकी गवर्नमेंट्स भी कोलैप्स होती चली गई। और जर्मनी में हुई फॉल ऑफ बर्लिन वॉल ने बता दिया सोवियत कंट्रोल को गिरते हुए यहाँ पर। और साथ ही में इन द ईयर 1991 कुछ कम्युनिस्ट लीडर्स ने यहाँ पर गोर्बाचोव के ऊपर कई सारे अटैक्स करने की या फिर उन्हें रिमूव करने की भी कोशिश की थी, लेकिन इसमें ये लोग फेल हो गए। और जब यहाँ के नेक्स्ट लीडर बने बोरिस येल्त्सिन तो इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद यूएसएसआर को एंड कर दिया और यूएसएसआर की काफ़ी सारे अलग अलग नेशंस अब इंडिपेंडेंट हो चुके थे। और इसी के साथ यूनिपोलर वर्ल्ड और ग्लोबलाइजेशन की भी शुरुआत हो चुकी थी। तो हमारा अगला टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो हमने जैसे कि पहले के पिछले टॉपिक्स में भी देखा कैसे इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था ताकि सभी अलग अलग नेशंस को एक न्यूट्रल साइड मिल सके चूज करने के लिए और उन्हें दोनों अलग अलग कैंप्स को चूज करके एनिमीज बनाना ना पड़े। इसी के साथ यहाँ पर इसकी फॉरेन पॉलिसी में गांधीयन आइडियाज ऑफ पीस को भी यूज किया गया था, जिसके साथ जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर पंचशील प्रिंसिपल्स को भी वर्ल्ड के आगे रखा ताकि अलग अलग नेशंस को ये गाइड कर सके। अब पंचशील प्रिंसिपल्स में कौन से वो 5 प्रिंसिपल्स है, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रिंसिपल आता है रेस्पेक्ट ईच अदर्स कंट्रीज फ्रीडम एंड लैंड, यानी कि एक दूसरे की कंट्री के फ्रीडम और उनकी लैंड को रेस्पेक्ट करना। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है डोंट इंटरफियर इन ईच अदर्स कंट्रीज मैटर्स, यानी कि एक दूसरे के कंट्रीज के मैटर्स में इंटरफियर नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पर है वॉर को अवॉइड करना और प्रॉब्लम्स को पीसफुली सॉल्व करना, ये है थर्ड प्रिंसिपल। और फोर्थ प्रिंसिपल यहाँ पर है एक साथ कोऑपरेटिवली वर्क करना विथ रिस्पेक्ट। और लास्ट प्रिंसिपल यहाँ पर है लीव पीसफुली विथ अदर्स, यानी कि इस अर्थ पर सबके साथ पीसफुली रहना। इस आइडियाज ने इंडिया के रिलेशनशिप्स को शेप किया कई अलग अलग नेशंस के साथ, स्पेशली विथ चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका और बाद में बांग्लादेश। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडियाज रिलेशनशिप विथ चाइना। काफी वायलेंट रेवोल्यूशन के बाद चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री बना इन द ईयर 1949 और वर्ल्ड में से इंडिया सबसे पहली कंट्री था जिसने चाइना को यहाँ पर सपोर्ट भी किया, चाइनीज गवर्नमेंट को एक्सेप्ट भी किया और साथ में उनकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट को भी सपोर्ट किया था। और इंडिया ने चाइना की हेल्प भी की थी बैंडंग मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये मीटिंग वो मीटिंग है जहाँ पर NAM की फाउंडेशन की गई थी। तो अपने डिफरेंसेस को साइड करते हुए इंडिया ने चाइना को भी चांस दिया था इस बैंडंग मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, जिसके बाद दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर 1954 में पंचशील पैक्ट को भी साइन किया था। और इसी के साथ हमारे बीच फ्रेंडली विजिट्स भी हुआ करते थे। और मैकमहन लाइन, जिसे कॉलोनियल रूल के टाइम से ही हमारा बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया गया था, इस बात को जवाहरलाल नेहरू ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन तिब्बत जो एक बफर जोन हुआ करता था उसे 1950 में चाइना ने क्लेम कर लिया था, जिसकी वजह से तिब्बतियन रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था। और दलाई लामा जो कि उस टाइम के तिब्बतियंस के जो लीडर हुआ करते थे वो और काफ़ी सारे तिब्बतियंस इंडिया की तरफ आ गए थे भागकर, जिसके बाद
यहाँ पर इंडियंस ने उन्हें असाइलम दिया, यानी कि अपनी खुद की प्रोटेक्शन ग्रांट कर दी, जिससे चाइना को, इस बात ने चाइना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था, जिसके बाद हमारे बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो गए। लाइक यहाँ पर चाइना ने यहाँ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कई सारे पार्ट्स को क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था, और कई सारे बातचीत के बाद भी ये इश्यूज अभी तक अनसॉल्व्ड रहे। 1962 में अपने सारे के सारे पीसफुल एग्रीमेंट्स को तोड़कर चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया, और उस टाइम पर इंडिया अनप्रिपेयर्ड था, इसीलिए हमें ह्यूज लॉसेस को फेस करना पड़ा था। यहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर के इंटरवीनियंस की वजह से ये वॉर भी चाइना को रोकना पड़ा, और ज़बरदस्ती चाइना को सीज फायर साइन करना पड़ा। ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टी साइन करके एग्री कर देती हैं कि वो लोग अब आगे फाइट नहीं करेंगे। इसी की वजह से इसे साइन करने के बाद चाइना ने अपनी आर्मी यानी कि अपने ट्रूप्स को वापस अपने पास ले लिया, और हमें एक डिकेड लगा नॉर्मल रिलेशनशिप्स को दोबारा से नॉर्मल करने के लिए। चाइना के साथ अपनी रिलेशनशिप को दोबारा नॉर्मल मोड में लाने के लिए हमें एक डिकेड लग गया, और फुल डिप्लोमेटिक टाइज को 1976 तक री-एस्टैब्लिश किया गया था। इंडिया ने दलाई लामा को यहाँ पर रेफ्यूजी बनाकर अपने पास रखा था, इसीलिए चाइना काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो इंडिया और चाइना दोनों ही अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर्स इंडिया में दोनों की ही बढ़ती जा रही हैं, और ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे से ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा compete करती हैं इन दोनों सेक्टर्स में, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉर्डर्स पर भी पीस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार टेंशन्स क्रिएट हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडियाज़ रिलेशन विद पाकिस्तान। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश रूल के एंड होने के बाद ही ये दोनों कंट्रीज यानी कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से सेपरेट हुए, और शुरू से ही इन लोगों के बीच में एक ही कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि है कश्मीर। तो यहाँ पर कश्मीर को लेकर फर्स्ट वॉर हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच 1947 से लेकर 48 के बीच, जहां पर इस वॉर के बाद कश्मीर को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। सबसे पहला हिस्सा था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके, और नेक्स्ट था इंडियन कश्मीर, और इन दोनों कश्मीर को सेपरेट किया गया था एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से। सेकेंड वॉर यहाँ पर हुआ 1965 में, जब पाकिस्तान के लीडर यहाँ पर अयूब खान ने इंडिया में इन्वेड करने की कोशिश की, और ये सोच रहे थे कि ये कश्मीरीज़ के साथ मिलकर इंडिया में एक रिवॉल्ट करेंगे, लेकिन उस टाइम पर कश्मीरीज़ ने इंडिया को सपोर्ट किया, जिसके बाद इंडिया ने भी फाइट बैक किया, और पाकिस्तान तक ही हम लोग लाहौर तक हम लोग रीच कर चुके थे, जिसके बाद पाकिस्तान को अपने अटैक को रोकना पड़ा। और यहाँ पर यूएन ने भी इस वॉर को रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, जिसके बाद 1966 में दोनों कंट्रीज़ को ताशकेंट एग्रीमेंट को साइन करना पड़ा, जिसके पीस को वापस रिस्टोर करने के लिए। और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद बांग्लादेश की क्रिएशन की अगर हम बात करते हैं तो 1970 में यहाँ पर पाकिस्तान को एक मेजर इंटरनल क्राइसिस फेस करना पड़ रहा था, जिसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शंस किए गए थे और उन इलेक्शंस में शेख मुजीबुर रहमान आवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान से जीती थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वेस्ट पाकिस्तान से जीती थी जी। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो रिफ्यूज़ कर रही थी आवामी लीग को पावर देने के लिए, और साथ ही में उन लोगों ने मुजीबुर रहमान को अरेस्ट भी कर लिया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारा वायलेंस और क्रैकडाउन्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके थे। और अब ईस्ट पाकिस्तान की अगर लिबरेशन की बात करते हैं तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद काफ़ी सारे ईस्ट पाकिस्तानीज इंडिया की तरफ आ गए थे एज रेफ्यूजीज। तो इसी के साथ उन लोगों ने यहाँ पर अपना खुद का एक ग्रुप बनाया, और साथ में मुक्ति बाहिनी नाम का एक ग्रुप बनाकर उन लोगों ने खुद का फ्रीडम स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, जिसमें इंडिया ने उनका सपोर्ट किया इस ग्रुप का। और इसीलिए इंडिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की यूएसएसआर के साथ इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और 1971 में फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, और ये वॉर दिसंबर 1971 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश की क्रिएशन हुई। सीज फायर फिर से यहाँ पर साइन किया गया था, शिमला एग्रीमेंट एज ए सीज फायर यहाँ पर साइन किया गया था दोनों कंट्रीज़ के बीच। अब हम 1971 के बाद की टेंशन्स की अगर हम बात करते हैं तो तभी से यहाँ पर बॉर्डर क्लैशेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच होते रहे, लेकिन कभी भी एक फुल वॉर नहीं हुआ। लेकिन 1999 में कारगिल वॉर दोनों कंट्रीज़ के बीच हुआ था, जहाँ पर पाकिस्तान बैक्ड मिलिटेंट्स ने इंडिया में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन इंडिया टेरिटरी से भी उन्हें पुश बैक कर दिया गया था दोबारा। और अब हम अगर ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान पर काफ़ी सारे आरोप लगते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बदले में पाकिस्तान भी इंडिया पर काफ़ी सारे आरोप लगाता है हमें वीक करने के लिए।
और न्यूक्लियर वेपन्स की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही कंट्रीज़ के पास अपने अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो दोनों ही कंट्रीज़ को रोकते हैं उन्हें यूज़ करने से एक दूसरे पर। और अगर हम यहाँ पर पीपल टू पीपल टाइज की अगर हम बात करते हैं तो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक कॉमन हिस्ट्री और कल्चर शेयर करते हैं, जिसके साथ दोनों ही कंट्रीज़ के लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप हैंड आगे बढ़ाने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा करते हैं थ्रू ट्रेड, स्पोर्ट्स, फिल्म और टूरिज़्म, कल्चरल एक्सचेंज वगैरह से। और काफ़ी सारे लोगों का सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, फ्रीडम इन सभी चीज़ों पर मानना है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस इम्प्रूव हो सकते हैं। लेकिन ऐसे कई ग्रुप ऑफ पीपल है जो नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो इसीलिए बार बार ये लोग पीस प्रमोट करने के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को डालते रहते हैं और पीस के आने वाले एफर्ट्स को स्टॉप करते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस मिली थी 1971 में, वो भी इंडिया की हेल्प से। तो यहाँ पर बांग्लादेशीज ने यहाँ पर इंडिया के साथ एक 25 ईयर्स की पीस ट्रीटी भी इसी के साथ साइन कर ली थी। लेकिन फिर भी दोनों कंट्रीज़ के बीच कुछ इश्यूज चल रहे थे, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच की शेयरिंग, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। नेक्स्ट थी इलीगल माइग्रेशन जो कि बांग्लादेश से इंडिया में हो रही थी। नेक्स्ट थी बॉर्डर फेंसिंग, यानी कि मेन बॉर्डर के बाद भी खुद का एक बॉर्डर या फिर फेंस बिल्ड कर लेना। तो उसमें बांग्लादेश को ऐसा लग रहा था कि इंडिया एक बिग ब्रदर टाइप एक्ट कर रहा है। और इन सारी चीज़ों के बाद भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट और साथ में ट्रेड और रीजनल कनेक्टिविटी में। और बांग्लादेश साथ ही में इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इंडिया के लुक ईस्ट पॉलिसी में भी। और बांग्लादेश ने अपनी इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारे इंडियंस को भी वहाँ पर ऑनर किया है और उन इंडियंस को ऑनर दिया है जो इंडियंस ने उनकी लिबरेशन के टाइम पर की रोल प्ले किया था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडियाज रिलेशन विद श्रीलंका। तो अगर हम अब श्रीलंका की यहाँ पर बात करते हैं तो ये एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडिया से साउथ में है और इन दोनों और इसे इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में। और दोनों कंट्रीज़ के बीच स्ट्रॉन्ग कल्चरल, एथनिक और इकोनॉमिक टाइज है और दोनों ही कंट्रीज डेमोक्रेटिक है। अब हम यहाँ पर इश्यूज़ की अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच बात करते हैं तो सबसे बड़ा और पहला इशू यही आता है जो कि है तमिल माइनॉरिटी इश्यूज़। ये काफ़ी बड़ा इशू है, लेकिन अगर मैं आपको इसे शॉर्ट में करके बताऊं तो बात इतनी ही है कि यहाँ पर तमिल माइनॉरिटी जो भी श्रीलंका में है उन्हें अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा था थ्रू गवर्नमेंट, जो बात उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, जिसके बाद काफ़ी सारे तमिल स्पीकिंग पीपल इंडिया में यहाँ पर वापस आ जा रहे थे एज रेफ्यूजीज। जिसके बाद इंडिया ने इस मैटर को सॉल्व करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की और इंडिया ने अपने खुद के सोल्जर्स भी वहां पर भेजे थे पीस को मेंटेन करने की इस कोशिश में। लेकिन बाद में हम इस बात से स्टेप बैक हो चुके थे, हमने अपने सोल्जर्स को भी वापस ले लिया था। लेकिन यहाँ पर तमिल मिलिटेंट्स ही जिम्मेदार ठहराए जाते हैं अब तक राजीव गांधी की असैसिनेशन के लिए भी। और अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट के एंड की अगर अब बात करते हैं तो श्रीलंका ने एक काफ़ी ब्लडी वाला वॉर लड़ा था तमिल मिलिटेंट्स के साथ, जिसके साथ ही ये कॉन्फ्लिक्ट भी एंड हो गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पर एंड हो जाता है, क्योंकि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और अब तक अगर आपने इसी चैप्टर से रिलेटेड पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसे आप यहाँ पर ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ में अगर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगी, यानी कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई, तो आप ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी आप ही की तरह ठीक से इस लेसन को पूरी तरीके से समझ पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।